नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। कल तक जो लड़ते थे कुत्तों की तरह, उनमें भी संधि हो गई। एक शेर को हराने के लिए पूरी सियासत नंगी हो गई। ऐसे अल्फाज लगातार निकल कर आ रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपनी बात खुलकर रखते हैं, ऊंची आवाज में रखते हैं। बेलाग धड़ल्ले से हर कोई अपनी बात बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह की रस्साकशी मची हुई है, वह समझना होगा कि समूचा विपक्ष यानी एनडीए अलायंस इतनी सीटें इकट्ठी नहीं कर सका जितनी अकेली भारतीय जनता पार्टी को मिली है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य यानी 272 तक नहीं जा सकी। जिस तरह की टिप्पणियां सामने आ रही है, वो हैरान करने वाला वाकया है। कभी सियासत की दो धुरी जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, गालियां देते थे। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के विरोध से हुआ था। बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराने के लिए जिस तरह से एक मंच पे समूचा विपक्ष आ गया है, उसे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की जनता देख रही है। विश्व के अलग अलग 50 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों की बधाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आ चुकी है। नई सरकार 9 जून को बनने जा रही है। उससे पहले जो तस्वीरें खासकर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है, वो बेहद हैरान करने वाली है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले फैजाबाद की सीट नहीं हारी है, लेकिन फैजाबाद जहां अयोध्या तीर्थ आता है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर सीधे तौर पर यूपी का जो एक वर्ग एकजुट हुआ है, उसकी तस्वीर आपको सहारनपुर से देखनी चाहिए। सहारनपुर जहां से इमरान मसूद कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं, उनके समर्थन में हो हंगामा करती इस भीड़ के रवैये को, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, जिस तरह के तेवर हैं, उसे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस को क्यों 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करनी पड़ी होगी। अपनी जीत का श्रेय इमरान मसूद राजपूतों को देते हुए किस तरह का मजाक उड़ा रहे हैं, वो तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले इमरान मसूद अपने एक वीडियो के कारण जो चर्चित हुए थे, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि उनकी बोटी बोटी काट देंगे। गुजरात में तो 4% मुसलमान हैं और उत्तर प्रदेश में 42% है। इमरान मसूद के इन दोनों ही बयानों को आप गौर करें। उसके बाद मैं आपको एक ऐसे बयान की ओर ले चलूंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हार की असल वजह क्या थी। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है। यहाँ गुजरात बना देगा, साढ़े की बोटी काट देंगे। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये जो वचन राणाओं ने दिया भाई, इस वचन के आगे सारे ढेर हो गए। देश में तुमने हवा निकाल दी भाजपा की। जिस घमंड से मजाक उड़ाते हुए इमरान मसूद राजपूतों के बारे में जो बातें कह रहे थे, वो ऐसा क्यों कह रहे थे, उसकी झलक आपको आगामी वीडियो में देखने मिलेगी। जिन वजहों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपना लक्ष्य नसीब नहीं हो सका। इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। भगवान श्री राम आपको सौगंध है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरावे सभी चीजों को। उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के बारे में यह कहा जाता है कि वहाँ जाति आधार पर वोट पड़ते हैं, लेकिन मुस्लिम सिर्फ अपने मजहब के लिए वोट करते हैं। इस बारे में सनातन की सेना नामक एक बैनर का बयान आपको समझना चाहिए, जो सोशल मीडिया में तेजी से ट्रेंड कर रहा है। खासकर अयोध्या के बारे में कैसी तीखी टिप्पणी निकलकर सामने आ रही है। अयोध्या की आबादी 24 लाख की, जिसमें से 7 लाख मुस्लिम हैं। 7 लाख मुस्लिम गए और 5 लाख वोट दे आए समाजवादी पार्टी को, और इधर 17 लाख हिंदू थे और उसमें से सिर्फ 4.5 लाख गए वोट दे आए बीजेपी को। ऐसे ही आप लोग की सरकार बनेगी, ऐसे ही आप लोग राम राज्य लाएंगे। हाँ, 17 लाख में से 4.5 लाख गए और उधर 7 लाख में से 5 लाख गए। क्यों? क्योंकि उनको आपके मुंह पे तमाचा मारना था। पूरे देश के हिंदुओं के स्वाभिमान पे एक चोट देनी थी और उन्होंने दे दी। और आप लोग स्टेटस लगाते रहिएगा राम राज्य का और फिर बोल दीजिएगा दोगले हिंदू हैं। उठिए, कुछ करिए। इस बयान ने आपको सोचने को मजबूर कर दिया होगा कि वाकई आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन हमारे देश की जनता वोट देते वक्त
किस तरह से सोचती है, किस तरह से रिएक्ट करती है। ऐसी तस्वीरें अकेले उत्तर प्रदेश से नहीं, भारत के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ जहां से भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 11 सीटें जीती है, लेकिन दुर्ग लोकसभा क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है, यहां भारतीय जनता पार्टी के विजय बघेल दूसरी बार विजय हुए। लेकिन कांग्रेस के राजेंद्र साहू को भले ही पराजय मिली है, लेकिन जिन क्षेत्रों में उन्हें ज्यादा वोट मिले, जहां उन्होंने विजय बघेल को हराया है, उस बारे में नव भारत में छपी इस खबर पर आपको गौर करना चाहिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, दुर्ग के तकियापारा केलाबाड़ी को छोड़कर सभी वार्डों में पिछड़े राजेंद्र साहू। यानी केलाबाड़ी और तकियापारा वो इलाके हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है, यहाँ से राजेंद्र साहू विजय हुए हैं, बाकी सारे वार्डों में वो हार चुके हैं। यह प्रश्न अब भी यही खड़ा होता है कि मुस्लिम समाज कांग्रेस के प्रति पूरी तरह झुका हुआ है, जबकि हिंदुओं का वोट बिखरा हुआ है। वोटों के आंकड़े एकदम सत्य हैं और कुछ सच को भी उजागर कर रहे हैं, जैसा कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में भी दर्ज है। ऐसे माहौल में जब 8वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आखिर होगा क्या? क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ पाएगी? बीती 23 फरवरी 2024 को अपने मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल के विजन के बारे में बताया था और 100 दिन का जो गेम प्लान समझाया था उसका क्या होगा। हमारे पास उन 100 दिनों की जानकारी है, जिसे लेकर नरेंद्र मोदी पूरी तरह आशान्वित थे। चुनाव से पहले जब आचार संहिता भी नहीं लगी थी, अब जब मैंडेट पूरी तरह एनडीए के पक्ष में आया है और नरेंद्र मोदी 9 जून को फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसे में पूरी देश की जनता को जानना समझना बहुत जरूरी है कि आने वाले 100 दिनों में किस तरह से नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत की जाएगी, किस तरह से मोदी की नई योजनाएं नए भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इस बारे में बीती 5 अप्रैल को राजस्थान की चूरू की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, 10 साल हमने जो काम किया वो तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। 19 बिंदुओं की उस पिक्चर के बारे में आगे संक्षेप में बताऊंगा। उसे जानने समझने से पहले आपको यह जानना भी बहुत जरूरी है, आखिर क्या कारण है कि अलग अलग विचारधारा और उद्देश्यों के बावजूद समूचा विपक्ष एकजुट है। ऐसी एकजुटता के लिए क्या वाकई उन्हें संविधान की चिंता है या जेल जाने का डर है? जिस तरह से राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी के विरुद्ध नेशनल हेराल्ड जैसे तमाम मामलों में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ में पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो 508 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी यानी रिश्वत लेने के मामले के आरोपी हैं। एफआईआर में उनका नाम दर्ज है। महादेव सट्टा वाले मामले सहित तमाम घपले घोटालों में उनके नाम है। अब जब छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, चुनाव आचार संहिता भी हट गई है, ऐसे में जिन्हें जेल जाने का डर होगा, जो आरोपी होंगे, उनकी धड़कनें भला क्यों नहीं बढ़ेगी? खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं, शराब घोटाले के मामले में जेल में हैं। न्यायालय बार बार उनकी जमानत खारिज कर दे रहा है। अंतरिम जमानत अब खारिज हो चुकी है। वो आगामी 19 जून तक जेल में रहेंगे। ईमानदारी के नाम पर जो राजनीति में आए और घोटाले के मामले में जेल चले जाए और जेल के अंदर रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न दे और उसी कांग्रेस से समझौता कर ले जिससे कभी भी हाथ नहीं मिलाने या गठबंधन नहीं करने के लिए बच्चों तक की कसम खाई थी। ऐसे हालात में एनडीए अलायंस के निर्माण के बारे में पूरी तस्वीर आपके सामने है। पूरा देश देख रहा है और समझ भी रहा है कि कैसे हालातों में देश की राजनीति मूल्य विहीन हो चुकी है। अब बात 5 साल के उस रोड मैप की जिसकी चर्चा हो रही है। 100 दिनों का एक्शन प्लान मोदी ने तय किया था। बहुमत नहीं मिला है। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, 16 सीटें टीडीपी को मिली है, 12 सीटें जेडीयू को मिली है। इसे मिलाकर 268 होती है। बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए शिंदे वाली शिवसेना, उसके बाद चिराग पासवान की एलजेपी के अलावा तमाम अन्य घटक दल हैं, 7 निर्दलीयों ने भी समर्थन दे दिया है। आंकड़ा बढ़कर 300 हो गया है। लेकिन ऐसे 19 बिंदु हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में वो तस्वीरें साफ होगी। राष्ट्रबोध के जनमंच के माध्यम से आप एक एक कर उन 19 बिंदुओं पर गौर करें जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के करीबी सूत्रों ने हम तक उपलब्ध कराए हैं। पहला, 1 नेशन 1 इलेक्शन। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की पहल, और उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव, दिल्ली के मास्टर प्लान में बदलाव,
वक्फ बोर्ड खत्म करना, महिला आरक्षण जमीन पर लागू करने के अलावा 70 साल के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज, पेपर लीक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कानून बनाना, 10वां सीए का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन, 11वां यूनियन बाजार, 12वां न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 13वां जनगणना 2026 में परिसीमन करवाना, 14वां लखपति दीदी की संख्या 3 करोड़ तक ले जाना, 15वां पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 16वां किसानों के लिए ऑयल सीड्स और पल्सेस पर एक मजबूत कार्य योजना तैयार करना, 17वां भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, 18वां रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म पर ध्यान देना, 19वां स्केल स्कोप स्पीड स्किल के एजेंडे पर काम करना। जेडीयू जैसे दल को अग्निवीर जैसी योजना पर समीक्षा की जरूरत है, जबकि टीडीपी मुसलमानों के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी टस से मस होने को तैयार नहीं है। इसी से जुड़ी आशंकाओं को लेकर विपक्षी यानी एनडीए अलायंस खुशफहमी में है। आने वाले दिनों में ऐसी खुशफहमी के क्या नतीजे होते हैं, इस पर हमारी बारीक नजर बनी रहेगी। बात अब मुद्दों की नहीं होती। 4 जून का दिन था जब देश में 8वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आ रहा था। ऐसे ही माहौल में चुपके से नीट के रिजल्ट आ गए। 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने इसमें इम्तिहान दिया था, लेकिन वहां भी कुछ चौंकाने वाला हो गया। 4 जून की मतगणना वाले दिन नीट का परिणाम 10 दिन पहले क्यों घोषित किया गया, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, लेकिन इस बारे में आज कोई बात नहीं करेगा। चिंता इस बात की है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन साथी होंगे, किसे कौन कौन सा विभाग मिलेगा, किन मुद्दों की तिलांजलि देनी होगी, तमाम ऐसी बातों पे डिस्कशन होता है। लेकिन राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। आज मैं आपको संक्षेप में वो बातें बताऊंगा जो देश के भविष्य से जुड़ा है। बात देश की है तो चर्चा इस पर भी होगी। इस साल चुनावी माहौल में बीते महीने 5 मई को ही राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नीट के इम्तिहान हुए थे, जिसमें 23,33,297 विद्यार्थियों ने अपने भविष्य को संवारने के लिए एग्जाम दिया था, जिसके रिजल्ट 4 जून को आए। अब आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी, इसमें 1-2 नहीं बल्कि 67 विद्यार्थी एक साथ एक ही नंबर लेकर प्रथम स्थान पर आए। 1, 2, 3 नहीं, 67। 2019 में एक टॉपर था, 2020 में एक टॉपर था, 2021 में एक साथ 3 टॉपर थे, 2022 में एक टॉपर था और 2023 में एक साथ 2 टॉपर थे। लेकिन 2024 में एक साथ 67 टॉपर हो गए। एक साथ 67 लोगों को 720 नंबर मिले। ये खगोली घटना जो लाखों साल में एक बार हो सकती थी, अचानक 2024 में कैसे हो गई, इस बारे में बेहद हैरानी हो रही है। प्रश्न तो कुछ और भी हैं जिस पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। सवाल देश के भविष्य का है कि आखिर ये हुआ कैसे। सवाल नंबर 1, एक साथ 67 टॉपर को 720 अंक कैसे मिले। सवाल नंबर 2, एक ही सेंटर के 8 बच्चों को 720 अंक कैसे मिले। सवाल नंबर 3, हर सवाल जब 4 नंबर का था तो ऐसे में 718 और 719 नंबर कैसे आ सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को आयोजन कराने वाली एजेंसी एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से सफाई भी आई है कि हमने सुचिता से कोई समझौता नहीं किया है। जो हुआ है वो महज एक संयोग है। ये संयोग कैसा है, इस पर उंगली उठना लाजमी है कि आखिर इतना बड़ा संयोग हो कैसे गया। इस पर हम आगे लगातार चर्चा करेंगे। सवाल देश का है। 4 जून को 2 परीक्षा परिणाम आए, एक तो लोकसभा का, दूसरा नीट का। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर पर यदि आप सहयोग करेंगे तो राष्ट्रबोध रूपी इस जनमंच को ज्यादा संबलता मिलेगी। आपका सहयोग और प्यार यूं ही बना रहे। नमस्कार।